अस्सलामु अलैकुम। अच्छा बेटा, आज हम जो पेपर के साथ हाजिर हुए हैं वो है फेब मार्च 2025 वेरिएंट 22। आज इसको बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Phosphorus and chlorine are elements in period 3 of the periodic table. Chlorine forms three different compounds with phosphorus. The most common compounds are PCl3 and PCl5. ठीक है, तीन बनाता है लेकिन इसने आपको बेटा दो बताए। कंप्लीट टेबल 1.1। ओके, कंपाउंड्स ने आपको दिए हुए बेटा PCl3 एंड PCl5 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P निकालना है, मींस फॉस्फोरस, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह फाइंड आउट करते हैं बेटा, ये मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें PCl3 में अगर हमें फॉस्फोरस का चार्ज निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम ओवरऑल चार्ज चेक करते हैं बेटा कि उस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है या नहीं है। अगर पूरे कंपाउंड पे बेटा चार्ज नहीं होता तो फिर हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं, उसको बेटा जीरो लिखते हैं। अब जिसका चार्ज हम निकाल रहे होते हैं उसका चार्ज हम लोग बाद में लिखते हैं। पहले जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट होता है ग्रुप देखकर बेटा उसका चार्ज लिखते हैं। क्लोरीन ग्रुप 17 या 7 का कह लें तो क्लोरीन पे चार्ज होगा बेटा -1। तीन क्लोरीन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3। अब फॉस्फोरस पर ऐसा क्या लगाऊं कि हमारा नेट चार्ज कैंसिल होके ओवरऑल जीरो हो जाए, तो मीन्स मुझे यहाँ पर +3 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि PCl3 में फॉस्फोरस पर चार्ज क्या होगा, +3 होगा। क्लोरीन का चार्ज अगर मैं निकालूं तो 3 माइनस का जो चार्ज मैंने निकाला है वो मैंने 3 क्लोरीन पे निकाला है बेटा, 3 क्लोरीन पे, तो एक क्लोरीन पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1। दैट्स इट। अच्छा, PCl5 में अगर मैं फॉस्फोरस का चार्ज निकालूं तो भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस पे हमारे पास जो चार्ज आएगा, मैं यहाँ आपको दोबारा से निकाल के दिखा देता हूँ कि नेट चार्ज अगर आपको बेटा गिवन नहीं है तो हम लिखते हैं 0। क्लोरीन बेटा -5 आएगा क्योंकि एक पर क्या होता है -1, और फॉस्फोरस पर हमें लगाना पड़ेगा +5। ठीक है, ताकि ओवरऑल चार्ज कैंसिल होकर 0 हो जाए। तो यहाँ पर जो चार्ज आना चाहिए फॉस्फोरस का वो आना चाहिए +5। क्लोरीन जो है बेटा -5 हमारे पास 5 क्लोरीन पर आया है, तो एक क्लोरीन पर चार्ज हमारे पास आएगा -1। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2। In a closed system, PCl3 and PCl5 exist in an equilibrium as shown in reaction 1। ठीक है, अच्छा जी, इसने आपको बेटा एक रिएक्शन दे दिया है, कैरेट रिड्यूस टू कंडीशन दैट फेवर द प्रोडक्शन ऑफ PCl5 इन रिएक्शन 1। फेवर द प्रोडक्शन ऑफ PCl5 मीन्स आपसे बेटा ये कहना चाह रहा है कि मुझे PCl5 मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, मुझे ये ज़्यादा बनाना है, तो मैं इस इक्विलिब्रियम पर कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए बेटा। तो नंबर 1, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताई थी बात कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो हमेशा एंडो की तरफ शिफ्ट हो जाता है बेटा, यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो होगा वो एंडो को फेवर करता है। ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर बेटा क्या करेगा, वो एक्सो को फेवर करेगा। अब फॉरवर्ड हमारे पास है एक्सो और बैकवर्ड हमारे पास है एंडो। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं बेटा, तो टेम्परेचर हमें क्या करना चाहिए, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए, कम करना चाहिए ना, ताकि वो कहाँ रहेगा, वो एक्सो की तरफ रहेगा बेटा। तो हमारे पास PCl5 ज़्यादा अमाउंट में रहेगी। तो यहाँ हम पहली कंडीशन जो हम लिख सकते हैं वो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर। पार्ट 2। अच्छा, प्रेशर की अगर मैं बात करूं इसमें, तो प्रेशर बेटा सिर्फ उस पर अप्लाई होता है जहां गैसेस होती हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि इंक्रीजिंग प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस।
अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा गौर से देखूं, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा भाई, इस इक्वेशन को बेटा अगर मैं गौर से देखूं तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि PCl5 हमारे पास सॉलिड है, PCl5 हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड को हम लोग बेटा इग्नोर कर देंगे, राइट। इसी तरह PCl3 हमारे पास बेटा लिक्विड है, हम उसको भी इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं गैसेस देखूं तो हमारे पास सिर्फ एक गैस है, क्लोरीन बेटा, लेफ्ट साइड पर है। राइट साइड पे बेटा कोई भी हमारे पास गैस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ चला जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ बेटा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर प्रेशर बेटा क्या रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे हायर प्रेशर या इंक्रीजिंग प्रेशर। आई होप आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है द थर्ड कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन W हैज़ अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दैट ऑफ PCl3 एंड PCl5, ठीक है। इन दोनों के मिड का जो इन दोनों का जो मास है उसके मिड का जो मास होगा बेटा वो W का होगा, ठीक है, जो थर्ड आइसोटॉप है। आगे चलते हैं। द कंपाउंड कंटेन 69.6% बाय मास ऑफ क्लोरीन। अच्छा जी, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ W, आपसे बेटा उस W के बारे में पूछ रहा है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा मोल्स में बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका बेटा एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ पर क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो तो मुझे बेटा गिवन है, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। लेकिन मुझे फॉस्फोरस गिवन नहीं है बेटा, ठीक है। फॉस्फोरस का मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी परसेंटेज बेटा मुझे निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो अगर मैं 100 माइनस 69.6 करता हूं बेटा, ये हमारे पास बनना चाहिए दिस वन, 30.4, ठीक है, 30.4 विच इज फॉस्फोरस। अब मैं P इज इक्वल टू 30.4, क्लोरीन इज इक्वल टू 69.6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, ओरिजिनल मास से डिवाइड करते हैं। फॉस्फोरस का 31 है, क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में जो मास है वो 35.5 है बेटा। आपने फर्स्ट वन को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आना चाहिए दिस वन, यस, 0.98, ठीक हो गया। और जो सेकंड वन होगा 1.96 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, लीस्ट वैल्यू से बेटा डिवाइड करते हैं, करके देख लें, ठीक है। वरना जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो अभी से बेटा रेशो निकाल लेते हैं, दोनों में रेशो 1:2 का बन रहा है। लेकिन खैर हम थोड़ा प्रॉपर चैनल के थ्रू चलते हैं ताकि जो बच्चे वीक हैं उनको भी ज़रा समझ आ जाए। तो ऊपर वाला हमारे पास आएगा 1 और नीचे वाले के बेटा जब आप डिवाइड करेंगे तो दैट्स ये आ रहा है, सॉरी 0.98 होगा ना लीस्ट वैल्यू, 1.96, 0.98, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो एम्पेरिकल फार्मूला जो बना है, एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज PCl2 बेटा।
अच्छा, अब आप जब निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो फिर आप बेटा क्या करते हो, आप पहले एन की वैल्यू निकालते हो। एन की वैल्यू, एन यहाँ पर मोल्स नहीं है, अक्सर बच्चे उसको मोल समझ लेते हैं, बट वो बेटा मोल्स नहीं है। मैं यहाँ पर इसको आपको समझाता हूँ। जैसे एन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पेपर में ना गिवन होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जाम में जब निकलवाता है तो आपको एक अलग से मास दे देता है, ठीक है, आपको बेटा एक मास गिवन होता है। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने उसको डिवाइड कर दिया इम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो आपके पास एक होल नंबर की वैल्यू आती है। लेट सपोज जैसे 2 आ गई, ठीक है बेटा। तो फिर आप क्या करते हो, आप उस एम्पेरिकल फार्मूला को जो आपके पास आया है, आप उसको उस होल नंबर से बेटा मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। लेकिन यहां पर आपको कोई मास नहीं दिया सर, तो अब क्या करेंगे। तो बेटा आप एक काम किया करें कि अगर आपको एग्जामिनर मास ना दे और आपसे एम्पेरिकल से डायरेक्ट आपसे अगर मॉलिक्यूलर निकलवाए ना, तो फिर आप उसको बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया करें खुद से, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, लेट सपोज, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको करता हूं इन टू, तो ये हमारे पास बन जाएगा P2Cl4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, P2Cl4 बेटा बन गया, ठीक है। तो आप उसको डबल कर दिया करें। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इन्होंने जो जो टर्म्स लिखी हुई हैं, जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है सर, तो इससे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो भाई, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा, जो एम आर है ना, वो बिटवीन किसके बिटवीन है, PCl3 एंड PCl5 का है बेटा। यानी कि आपसे कह रहा है कि जो एम्पेरिकल बनेगा, ठीक है, एम्पेरिकल जो बनेगा उसका जो मास आएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वो इन दोनों के दरमियान आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बेटा मास निकालता हूँ, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका मास निकालता हूँ PCl2 का बेटा, तो एक फॉस्फोरस का जो मास है वो है 31, और 2 क्लोरीन का मास बेटा हो जाएगा 35.5 इंटू 2 कर देंगे, 35.5 इंटू 2 करेंगे तो 71 बन रहा है। बात को ज़रा समझिएगा बेटा। तो 71 इंटू 71 प्लस 71 प्लस ये हम करेंगे 31, तो ये हो जाएगा 102 बेटा। ये मेरे पास PCl2 का मास आ गया। उसने बोला बिटवीन है, तो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, तो ये बनना चाहिए 204। सही है भाई, ये बन गया हमारे पास 204। अब 204 मेरे पास मास आया। अब अगर मैं PCl3 का मास निकालता हूँ, ठीक है, PCl3 का बेटा, PCl3 का अगर मैं मास निकालता हूँ, फॉस्फोरस का मास आएगा 31, और 35.5 इंटू 3 कर देंगे बेटा, 35.5 इंटू 3, 106.5 प्लस 31, 137.5 आ रहा है, ठीक हो गया। और अब अगर मैं मास निकालता हूँ PCl5 का, लेट सपोज बेटा, चेक कीजिएगा अभी ज़रा, अगर मैं मास निकालता हूँ PCl5 का, ठीक है, 208.5 आ रहा, 208.5, ठीक है। अब ये जो मास है, ये आप बेटा चेक करें इन दोनों के मिड का है, चेक करें बेटा, मैं कह दूं 204 जो है बिटवीन 137 और 208 है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सही किया, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 हम लोगों ने करेक्ट किया बेटा, ठीक है। तो ये इसकी बेटा कैलकुलेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप अगर शॉर्टकट तरीके से करना चाह रहे हैं तो बेटा नो इशू, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 4, W is a liquid at room temperature and pressure. It reacts vigorously with water to form an acidic solution. Suggest the structure and bonding in W. Explain your answer. अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई थी लेक्चर के दौरान कि हम जब जाते हैं पीरियड 3 के क्लोराइड्स में,
अक्रॉस द पीरियड, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने पहला लिखा NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 PCl5 एंड सॉन बेटा। हम जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास जो क्लोराइड्स होते हैं पीरियड 3 के वो एसिडिक होते चले जाते हैं, पीएच ज़्यादा हो जाती है। एग्जामिनर दो तरह के वर्ड यूज़ करता है, एक तो वर्ड यूज़ करता है डिजोल्व, एक वर्ड यूज़ करता है हाइड्रोलाइज। अगर एग्जामिनर वर्ड यूज करे बेटा डिसॉल्व का, इसका मतलब नो चेंज इन पीएच ऑफ वाटर, वाटर की पीएच चेंज नहीं हुई है। अगर डिसॉल्व का वर्ड यूज करेगा याद रखना। अगर एग्जामिनर वर्ड यूज करता है बेटा हाइड्रोलाइज, इसका मतलब उसने पीएच चेंज कर दी है। ठीक है बेटा, उसने पीएच चेंज कर दी, लेकिन यहां पर उसने आपको बेटा वैसे ही बता दिया कि टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि वो आपके पास इस तरफ का कोई है, इधर का बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपको इस तरफ का बेटा कोई बताना है, आपने इन्हीं की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो मैं कह सकता हूं ना कि सारे के सारे जो हैं बेटा वो नॉन मेटल क्लोराइड्स हैं। यस, सब में बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवेलेंट होंगी। सारे के सारे क्या होंगे, सिंपल मॉलिक्यूलर होंगे। और जो सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं, लो होते हैं। यही बात हमें यहां पर लिखनी है बेटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के डब्ल्यू के बारे में हम लिखेंगे कि इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात मैंने सिर्फ उन बच्चों को बताई है कि जो बच्चे इसको आइडेंटिफाई ना कर सकें और डायरेक्ट इस पर आ जाएं। तो ये उन बेटा ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब हम जो बेटा लिख रहे हैं, अब ऑब्वियस बात है, हमने हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया P2Cl4। अब उसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग बेटा यहाँ लिख सकते हैं। वैसे यहाँ जो प्रॉपर्टी आएंगी वो सब के लिए आएंगी। ठीक है, क्लोराइड में ऐसा कोई नहीं है कि वो बेटा जाइंट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद लो melting point and has a कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप बेटा आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि पार्ट बी में बेटा आपसे कह रहे हैं फिगर 1.1 शोज अ रिएक्शन स्कीम इन्वॉल्विंग P4 एंड Cl2। ठीक है, P4 को उसने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, उसने बेटा A बना दिया। तो P4O2 जब हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो मैं कह दूं P4O10 बनना चाहिए, P4O10। PCl5 को हम जब पानी में डालेंगे बेटा, वाटर में, तो एसिडिक क्लोराइड है, तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज H3PO4। अब आप बेटा चेक करें कि आपके पास ऑटोमेटिकली P4O10 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो आपके पास क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो दोनों देखो कॉमन रखे हुए, ये भी हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर इसने PCl5 से ये बनाया। अच्छा, इसमें देखें थोड़ा सा इसने ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है आपको, लेकिन इसमें बेटा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। असल में हुआ क्या है, हुआ ये है बेटा कि अगर मैं इसको रिवर्स लेके जाऊं, मींस हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेट्स सपोज OH, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C है, C हमारे पास ये होगा। हमें कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि OH को हटाकर हम लोग क्या लगाते थे, Cl। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले फिर ये होगा ना हमारे पास। ठीक है भाई, यही होगा हमारे पास।
चले, हमने अपनी वर्किंग पूरी की पूरी कर ली है, आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन टू। ओके, रिएक्शन टू हमारा ये रहा बेटा, दिस इज रिएक्शन टू। इसके बारे में बताना है हमें, तो बता देते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन 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 का जो बेटा कलर होता है वो येलो ग्रीन होता है, या ग्रीनिश येलो कह दो, ठीक है। ग्रीनिश येलो, अच्छा ग्रीनिश येलो अगर है तो एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन वो चलेगी कंपाउंड फॉर्म में, तो अब उसका कलर बेटा चेंज हो जाएगा। मीन्स ग्रीनिश येलो या ग्रीन से क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आएगी, तो हम क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में कि कलर चेंज फ्रॉम सॉरी ग्रीन टू कलरलेस, ग्रीन टू कलरलेस। आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ PCl5। वेस्पर अगर आपको बेटा याद हो तो हम पढ़ चुके हैं। मैं कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना के फिर बेटा इसको इरेज कर दूंगा। PCl5 की शेप बेटा अगर आपको याद हो तो हमने बेटा ऐसे बनाई थी, ऐसी बनी थी अगर आपको याद हो, ठीक है। दो तरह के एंगल होते हैं, 120 एंड 90, ठीक है। और इसको हम लोग क्या नाम देते थे, इसको हम लोग नाम देते थे ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिडिक्ट द शेप में आएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इन रिएक्शन 3। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इन रिएक्शन 3। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये रहा रिएक्शन 3, ठीक है। P4 से P4O10 बन रहा है हमारे पास, हम अपनी वर्किंग कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि P4 प्लस O2 गिव्स यू P4O10, इधर लिख दें बेटा 5। स्टेट सिंबल्स लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे कि सर बता दें तो ये लें सॉलिड, ये गैस, और ये भी आएगा सॉलिड, ठीक है। अच्छा नेम बी विच इज फॉर्म इन बोथ रिएक्शन 4 एंड 5। नेम बी, ये रहा बेटा 4 एंड 5। ये रिएक्शन 4 है, ये रिएक्शन 5 है, और दोनों में बेटा ये बन रहा है H3PO4। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हम इसको बोलते हैं। अच्छा भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सी यूज इन रिएक्शन 6। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सी, सी के बारे में पूछ रहा है बेटा। सी ये रहा, हम बना चुके हैं, ठीक है। अल्कोहल बनेगा हमारे पास, डायोल, दो अल्कोहल हैं, तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। स्केलेटल बनाया है तो हम इसको स्केलेटल ही बना के दे देते हैं। दिस वन OH एंड OH बन गया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। पार्ट सी देखिए बेटा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन reacts with NaOH to produce a unsaturated compound। unsaturated compound का मतलब बेटा ये होता है कि आपके पास अल्कीन है, ठीक है, C2H3Cl as shown in reaction 7। रिएक्शन 7 आपके पास बेटा ये रहा, ठीक है, और ये आपके पास बन गया अल्कीन। स्टेट व्हाट इज मीन बाय अनसैचुरेटेड। बहुत आसान सवाल है कि कंपाउंड्स containing कार्बन विथ कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
स्टेट द कंडीशंस फॉर रिएक्शन 7 के लिए कह रहा है बेटा। तो 7 के लिए हम लोग जो कंडीशन बेटा लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि इथानॉल हम बेटा यूज़ करेंगे इसके लिए, इथानॉल, ठीक है। अल्कोहल हम लोग यूज़ करते हैं बेटा एज अ सॉल्वेंट। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एक बात बेटा ये बताई थी कि हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो किस चीज़ को बेटा फेवर्स करता है, वो करता है बेटा एलिमिनेशन को। याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होते हैं बेटा, मैंने पहले ही बताया था। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है CH3CH2Cl, ये अल्काइल हैलाइड है बेटा। आपने इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, और आपने इसमें यूज़ किया एक्वस और आपने यूज़ किया रिफ्लक्स, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगा ये आपके पास एलिमिनेशन हो जाएगा, मींस ये OH इस Cl को रिप्लेस करेगा, इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर आप कंडीशन बेटा चेंज कर दें, आपने इसमें डाला अल्कोहल यानी कि इथानॉल डाल दिया, अब क्या होगा, अब आपका बेटा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक H आपका बेटा यहाँ से निकलेगा, तो आपके पास बेटा यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। समझ आया? तो अल्कोहल जो है बेटा वो फेवर्स करता है, किसको फेवर देता है, वो हमेशा एलिमिनेशन को फेवर देगा अल्कोहल। जबकि अगर एक्वस फॉर्म में अगर आप बेटा यूज करेंगे तो फिर वो एलिमिने सब्स्टिट्यूशन को फेवर देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने ऊपर आपसे देखो कहा हुआ है, इसने आपको बेटा बिल्कुल क्लियर बात बोली हुई है कि उसने क्या बनाया, उसने बनाया अनसेचुरेटेड बेटा, ठीक है, बना दिया इसने, तो मतलब अल्कीन बनाया है ना। तो अब हम कंडीशन में बेटा क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि इथानॉल एज अ सॉल्वेंट, इथानॉल एज अ सॉल्वेंट एंड रिफ्लक्स कर देंगे बेटा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, पार्ट डी देखिए बेटा। पार्ट डी में आपसे कह रहा है कंपाउंड डी कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ओनली, ओनली, ठीक है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, फिगर 1.2 शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस इसने आपको बता दी, कह रहा है एक्सप्लेन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पीक 1 एंड पीक 2 इन द मास स्पेक्ट्रम इन फिगर 1.2। ओके, जो आपको कह रहा है नज़र आ रहा है, आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें भाई। हमें जो नज़र आ रहा है, नंबर वन, जो पीक 1 है उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो तो हमें बेटा नज़र आ रही है 100% है, हमें नज़र आ रही है, ठीक हो गया। दूसरी बात, जो दूसरा है इसको ज़रा हमें बेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें, चेक करें इसको, नहीं, यस। अब अगर मैं इसकी बेटा निकालूं परसेंटेज अबंडेंस, तो देखें ज़रा, मुझे कुछ 33.3 वगैरह समथिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 33.3, राइट। तो ये जो हमें पीक नज़र आ रही है ये है 33.3। ओके, अच्छा जी। अब अगर मैं इन दोनों में रेशो निकालूं तो रेशो हमारे पास बेटा क्या बन रहा है, मैं कह दूं ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, तो मतलब हमारे पास जो रेशो नज़र आ रहा है वो आ रहा है 1:3 का, ठीक है। तो हमें इस बात को यहाँ पे लिखना है। उसने ये कहा है कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें, आपको जो पीक 1 पीक 2 में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको बेटा लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पीक 1
show 100% and peak 2 shows 33.3%. So ratio between peak 1 and 2 is 3:1 रिस्पेक्टिवली. ठीक हो गया, रिस्पेक्टिवली बेटा. अच्छा जी, पार्ट 2 आपसे कह रहा है सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डी. सजेस्ट करें आप डी स्ट्रक्चर बेटा कितना है. अच्छा, सजेशन मांगी है इसने, ठीक है. तो 1 मार्क का ही है. थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, क्या कर लेते हैं. ये देखें बेटा, हमें इसने जो मास दिया है 100% पीक का बेटा. मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब पढ़ रहे थे मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसमें हमारे पास जो सेकंड लास्ट या जो सबसे बड़ी पीक जो होती है वो टोटल मास की होती है, और उसको हम लोग कहते हैं एम प्लस पीक. एम प्लस, तो ये जो हमें नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड एम प्लस. ये वाली बेटा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये हमारे पास है एम प्लस. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब अगर मैं 2 की बात करूं बेटा, तो ये जो 2 है, ये 2 हमें जो नज़र आ रही है ये आ रही है m+2. सर कैसे पता चला? क्योंकि 2 मास का डिफरेंस है बेटा. आप चेक करें, ये हमारे पास 60 आ गया, ये 61, ये 62 और 62 पे आ रही है ना. अगर ये हमारे पास 2 वाली नहीं होती, सिर्फ इसी पर हमारे पास पीक आ रही होती, तो फिर हम इसको बोलते हैं m+1. ठीक है, m+1. थोड़ा सा और इसको अच्छा समझा देता हूँ. m प्लस हमारे पास टोटल मास होता है बेसिकली बेटा, m प्लस. ठीक है, अब अगर मेरे पास पीक अगर आ रही है m प्लस के साथ m+1, तो इसका मतलब उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा वो कार्बन है. क्यों? कार्बन का जो आइसोटॉप होता है वो कार्बन 12 होता है या कार्बन 13 होता है. कार्बन 12 आपके पास m प्लस पे आएगा, कार्बन 13 आपके पास आएगा m+1, क्योंकि 1 मास का डिफरेंस आ रहा है. अगर ये हमारे पास है, बल्कि है m+2 बेटा, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 2 में से कोई एक है. नंबर 1, या तो इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, या तो फिर इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है बेटा, ब्रोमीन. अच्छा, अब इसने हमें यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इसमें आपके पास जो प्रेजेंट है वो आपके पास क्लोरीन है. ठीक है बेटा, तो ब्रोमीन तो निकल गया, थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए. अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन के मजीद 2 आइसोटॉप्स होते हैं. आपको पता है ना कि एक होता है क्लोरीन 35 और जो दूसरा होता है वो होता है क्लोरीन 37. अब आपको ये भी पता है 35 की जो परसेंटेज अबंडेंस होती है वो होती है 75, और 37 की जो होती है वो होती है 25. अब अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा तो ये रेशो आएगा 3 और ये रेशो आएगा 1. ठीक है, हमारे पास ऊपर जो रेशो आया वो हमारे पास आया था बेटा 1:3 का. आप चेक करें. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वाले क्लोरीन का मास ले सकता हूँ ना. ठीक है, 35 वाले का 1:3 रेशो है हमारे पास. चल, अब आपने एक काम करना, आपको नेट मास देखो उसने बेटा दिया हुआ है. अगर मैं 60 में से माइनस करता हूँ, 60 माइनस 35, तो ये आपके पास आएगा 25. ठीक है, अब ये जो 25 है उसने ऊपर देखो और बेटा क्या बोला हुआ है. उसने कहा है कि इसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है, ओके, और इसके अंदर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है बेटा, यानी कि
इस 25 में इस 25 में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर इसमें कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है? तो बेटा आपको अब मास से इसको सजेस्ट करना पड़ेगा। मींस कि अगर मैं 2 कार्बन का मास लेता हूं, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 2 कार्बन का मास कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 कार्बन का मास निकालूं तो वो हो जाएगा बेटा 24। तो 24 इसका मतलब 25 टोटल है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 हो गए। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका बनेगा, स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा, वो क्या बनेगा कि 2 कार्बन हैं, 1 H है और 1 Cl है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसने हमसे स्ट्रक्चर मांगा है। तो बेटा 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन के दरमियान आपके पास क्या क्या लगा हुआ है? आपके पास एक H और एक Cl लगा हुआ है। तो आप बना दें इसका स्ट्रक्चर बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन, एक मैंने इधर लगा दिया H, एक मैंने इधर लगा दिया Cl। सेंटर में बेटा कितने कितने बॉन्ड आएंगे? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास अल्काइन है। आई होप आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी, राइट। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताई बेटा। ये चीज़ ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताई। ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था वो, राइट। 17 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है द ग्रुप 2 एलिमेंट्स शो मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है भाई। डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। अच्छा जी, मेटालिक बॉन्ड पूछ रहे हैं बेटा हमसे। तो हम मेटालिक बॉन्ड की बेटा डेफिनेशन कर लेते हैं। आपने पढ़ी होगी ओ लेवल्स में ही बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि हम ये लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between कैटाइंस या पॉजिटिव आयन भी बेटा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बिटवीन पॉजिटिव आयंस या कैटाइंस, बिटवीन पॉजिटिव आयंस या कैटाइंस सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज, ठीक है। अच्छा जी, द ग्रुप 2 एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल 2 प्लस कैट आयन, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस की बात कर रहा है, ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट डाउन द ग्रुप। अच्छा, आपको एक बात बेटा पता होनी चाहिए कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो रेडियस होगा वो हमारे पास इंक्रीज होगा ना, ठीक है। अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा तो हमारे पास जो रेडियस होता है वो हमारे पास बेटा इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बेटा इंक्रीजेस पीरियड में अगर हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर हमारे पास रेडियस बेटा डिक्रीज होता है। मैं यहाँ आपको ये देखें ज़रा, जैसे अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लूँगा तो उसका रेडियस इतना होगा, सेकंड का इतना, फिर इतना, फिर इतना, रेडियस बढ़ता जा रहा है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो फिर हमारे पास रेडियस का सीक्वेंस बेटा ये होता है, दिस वन, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दी आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, सॉरी हाँ, इंक्रीजेस द आयोनिक रेडियस increases
down the group, because number of shell increases. अच्छा जी, पार्ट 2, टेबल 2.1 shows successive ionization energy value of for beryllium, ठीक है, 900 फर्स्ट है, सेकंड पे 1760, थर्ड पे इतनी, फोर्थ पे इतनी, बढ़ती है बेटा। हाँ जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि आपके पास जैसे आप अगर आउटर शेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव करते हैं, ठीक है, आपने रिमूव किया तो ये शेल ख़त्म हो गया, तो फिर आपके पास बेटा ये वाली शेल बचेगा, सेकंड वाला, तो ये न्यूक्लियस के देखो करीब हो गया है, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ गई है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ गई है तो अब इससे आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपने जो पहले एनर्जी दी थी अब आप उससे इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे इनर शेल को बेटा, ठीक है, क्यों, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। एक बात, दूसरी बात, सपोज करें इस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन था इसको रिमूव करने के लिए आपने जो इसको एनर्जी प्रोवाइड की है बेटा, लेट्स सपोज वो थी 100 किलो जूल, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप अंदर वाले से इलेक्ट्रॉन जब आप बेटा रिमूव करेंगे यहाँ वाले से, तो अब आप इसको जो बेटा एनर्जी देंगे वो ज़्यादा देंगे, क्यों ज़्यादा देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गई है बेटा। अब इसमें एनर्जी आप बेटा जो देंगे उस एनर्जी में और इस वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, ठीक है। मीन्स कि इधर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1000 किलो जूल, ठीक है, और ये जो लार्ज डिफरेंस आ रहा होता है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है चेंज इन शेल, कि शेल चेंज हो गया बेटा, ठीक है। अब आप ज़रा चेक करें कि हमारे पास यहाँ पर जो बेटा लार्जेस्ट डिफरेंस जो बेटा आ रहा है वो बेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर यस यहाँ पर आ रहा है बेटा, 14 से 21 पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेटा ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लार्जेस्ट डिफरेंस आया हमारे पास 14 से 21 पे आ रहा है, ठीक है। तो बेरिलियम जो है वो पीरियड ग्रुप 3 का है, ठीक है। तो इसीलिए आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब आप फोर्थ वन रिमूव करेंगे तो फिर आप इसका मतलब इनर शेल में आ गए, ठीक है। तो जब आप इनर शेल में आ गए फिर आप एनर्जी ज़्यादा देंगे बेटा, तो इसको हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन बाय वन ऑल द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन बाय वन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। मतलब आप वन बाय वन करके आप सारी इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे थे, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है, इंक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर force of attraction increases, ठीक है, as each electron removed, as each electron removed, ठीक है। और भी बता देते हैं कि there is large difference between third and fourth
ionization energy because of change in shell। ठीक हो गया। आई होप आपको बेटा ये बात समझ में बेटा आ गई होगी। तो मैंने आपको बेटा इसमें सब कुछ आपको बेटा ईच एंड एवरीथिंग बेटा एक एक चीज आपको बेटा एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी। All the group 2 element except beryllium have more than one stable isotope. Beryllium exists as the single isotope this। ठीक है। uh, Describe the distribution of mass within an atom of beryllium। आपसे पूछ रहा है बी एटॉमिक नंबर 4 है और मास उसका बेटा 9 है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है मास की। describe the distribution of mass within the atom। विद इन द एटम ना, तो आपको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं बेटा वो कहाँ होते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, हैवियर होते हैं। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो अराउंड द न्यूक्लियस रोटेट करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे कि द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन the neutron and proton are heavier and centered in the nucleus, while electron are lighter and rotate are lighter and rotate around the nucleus। अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 कंप्लीट टेबल 2.2 टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द आइसोटॉप ऑफ मैग्नीशियम। अबे यार आसान सवाल। मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर सबका तो सेम ही होगा, आइसोटॉप है 12 12 एंड 12। ठीक है, अच्छा जी न्यूट्रॉन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें बेटा माइनस करेंगे तो ये आएंगे 12। कैसे आए, 12 माइनस 24। ठीक है, मीन्स 24 माइनस 12 कह रहा हूँ, सही है भाई। तो 12 बचेंगे ना, 25 माइनस 12, 26 माइनस 12। तो पहले आएंगे 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14। आगे चलते हैं। फिगर 2.1 शोज, आपसे पूछ रहा है कि बिहेवियर ऑफ बीम ऑफ प्रोटॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कंप्लीट फिगर 2.1 टू शो द बिहेवियर ऑफ सेपरेट बीम्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसने आपको ना एक सोर्स इसने बेटा पार्टिकल्स को गुजारा है। ठीक है, आप अगर प्रोटॉन को देखें तो बेटा उस तरफ जा रहा है, तो मीन्स ये वाली जो प्लेट है इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि प्रोटॉन उस तरफ जा रहा है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है लेबल योर डायग्राम क्लियरली, assume that the beams of each particle are moving at the same velocity। ठीक हो गया भाई। न्यूट्रॉन पे बेटा कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन जो होगा आपका वो आपका बिल्कुल बेटा स्ट्रेट चला जाएगा लाइक दिस न्यूट्रॉन। सही हो गया, अच्छा जी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ नीचे आएगा इधर। ये आपकी हो जाएगी
पॉजिटिव प्लेट, ये हो जाएगी नेगेटिव प्लेट। आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। पार्ट डी, पार्ट डी में देखें क्या कह रहा है कि स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड बेरियम कार्बोनेट। भाई एसिड को इसने डाला है किस में, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, बेस, एंड बेरियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। बेटा जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो दो चीजें बनती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, और जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपसे ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है बेटा, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में बेटा क्या लिखेंगे, अगर मैं बेरियम ऑक्साइड में डालता हूं एसिड तो बेरियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, तो सॉलिड रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ तो सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि सॉलिड डिसॉल्व, सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। और बेरियम कार्बोनेट के साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए लिखते हैं एफरवेसेंस, या फिजिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट टू, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंटियम विद एन एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर। एसिड जो है बेटा स्ट्रोंटियम है आपके पास, मेटल, मेटल को अगर हम बेटा रिएक्ट करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ग्रुप 1 का हो एंड ग्रुप 2 का हो, तो रिएक्टिविटी पहली बार टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो स्ट्रोंटियम बेटा ग्रुप 2 में नीचे आता है, ठीक है। और जब हम लोग इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक अल्कालाइन सॉल्यूशन बनता है विच इज़ हाइड्रो ऑक्साइड, और एक गैस रिलीज होती है बेटा विच इज़ हाइड्रोजन। तो हमें पता है, हम यहाँ इसको बना लेते हैं, हम इधर लिखेंगे स्ट्रोंटियम प्लस, हमने इसको वाटर में डाला, वाटर में डाल देने से ये बनाएगा स्ट्रोंटियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस गैस रिलीज होगी बेटा हाइड्रोजन, ठीक हो गया। स्टेट सिंबल्स वैसे तो इसने नहीं मांगे, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख लें, सॉलिड, ये आएगा लिक्विड, ये आएगा एक्वस, और ये आएगी गैस, ठीक है। सिर्फ आपको बेटा नॉलेज के लिए बताया मैंने। पार्ट थ्री, स्टेट द वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्रुप 2 सल्फेट डाउन द ग्रुप। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी दोबारा लिख देता हूं, solubility of sulfate solubility of hydroxide, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, याद रखिएगा बेटा, सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, वो होती है डिक्रीज। इसीलिए आपको एग्जामिनर ज़्यादातर बेरियम सल्फेट देता है, क्योंकि बेरियम कहाँ आता है, ग्रुप 2 में नीचे आता है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, बढ़ती है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप एक याद कर लें, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली बेटा याद हो जाता है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रुप 2 में सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस। आई होप आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, मींस अच्छे खासे मार्क्स थे इसके, मींस 17 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने दोबारा दिया, 17 मार्क का पहले दिया, 17 मार्क का ये भी दिया बेटा, टोटल 34 हो गया आपका। हाफ पेपर देखें 2 मार्क पे था, दो क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है द हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन, द हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन शो ट्रेंड इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप, ठीक हो गया। अच्छा जी, शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, सम प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। इसने कलर एंड स्टेट एट रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है, कलर
एंड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कलर एंड स्टेट, ठीक है भाई, दोनों लिख देते हैं। कलर ग्रुप 7 के टॉप टू बॉटम लाइट से डार्क होते चले जाते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो ब्रोमीन का जो कलर होता है बेटा वो होता है ब्राउन लिक्विड। स्टेट भी चेंज होती है, टॉप टू बॉटम ग्रुप 7 की स्टेट चेंज होती है, पहले पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो ये हो जाएगी ब्राउन लिक्विड। अब देखें आप, लिक्विड हो गया गैस से, ठीक है, स्टेट चेंज हो गई। अब आयोडीन आपका बेटा सॉलिड हो जाएगा, यानी कि उसको हम लिखते हैं ग्रे ब्लैक सॉलिड। दोनों आ गए, ठीक है, आपने लिखा ग्रे ब्लैक सॉलिड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट टेबल 3.1, द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन 3.1 रेफर टू द बॉन्ड एक्स एक्स बॉन्ड वेयर एक्स इज द हेलोजन, ठीक है। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एक्स एक्स बॉन्ड इन द हेलोजन। एक्सप्लेन द ट्रेंड बॉन्ड लेंथ। अच्छा जी, कंप्लीट टेबल 3.1 ये तो हमने कर लिया। अब कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी वैल्यू इन 3 पॉइंट रेफर टू द एक्स एक्स बॉन्ड वेयर एक्स इज द हेलोजन, ठीक है। अच्छा भाई, तो आपको ये कह रहा है एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एक्स एक्स बॉन्ड इन द हेलोजन। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है टॉप टू बॉटम। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा बेटा, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें जरा, मैं आपको बना के समझाता हूँ। ये सपोज करें हमारे पास एक हेलोजन है, इसके साथ एक और है, एक और बनाता हूँ। एक ये हो गया। अच्छा, एक जो एक ग्रुप में ऊपर है, एक ग्रुप में नीचे। अब जो ग्रुप में बेटा ऊपर होगा उसका रेडियस देखें छोटा होगा, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? बॉन्ड लेंथ हम लोग बेटा ऐसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ये एक का न्यूक्लियस हमने लिया, ये हमने दूसरे का न्यूक्लियस लिया, हमने दोनों का बेटा डिस्टेंस मेजर किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास एक का क्या आ गया? बॉन्ड लेंथ आ गया बेटा, ठीक है। एक का रेडियस भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें रेडियस निकालना हो तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, रेडियस के लिए बेटा हम लोग करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। बॉन्ड लेंथ हम लोग बेटा कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर हम दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब एक हमारे पास बॉन्ड लेंथ ये रहा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एक हमारे पास बॉन्ड लेंथ इसमें आएगा, चेक करें आप, मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा, एक हमारा इसमें आएगा। अब मैं कह दूं इसमें और इसमें डिफरेंस है लेंथ में बेटा, सही है। तो मीन्स कि ऊपर वाला जो हमारे पास होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम है, और जो नीचे वाले जो हमारे पास आते रहेंगे डायटोमिक फॉर्म में, तो रेडियस बड़ा होने की वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हमारे पास बढ़ता जाएगा। और जितना बॉन्ड लेंथ हमारे पास बढ़ता जाएगा उतना उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा बेटा। जैसे आप सपोज करें आपके पास बेटा एक लकड़ी है, सपोज करें एक लकड़ी है आपके पास, लेट सपोज बेटा ये, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है, राइट, इसकी लेंथ बेटा इतनी है। अब इसको ब्रेक करना, और एक लकड़ी मेरे पास बेटा इतनी बड़ी है, ये वाली, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना, अब किसको ज्यादा आसान है ब्रेक करना? इसको ज्यादा आसान है ना, इसकी लेंथ ज्यादा है। तो इसी वजह से याद रखिएगा बेटा ये बात कि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना उसको ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा बेटा, ठीक है। तो बॉन्ड जो है आपका वीक हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसी बात को बेटा हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि द एटॉमिक रेडियस
increases down the group due to which bond length increases, hence bond become weaker. इसी वजह से बेटा मैंने समझा दिया। कुछ बच्चे इसको अगर अलग तरीके से लिखते हैं कि ओवरलैपिंग एरिया जो है वो हमारा बढ़ जाता है इंक्रीजिंग रेडियस होने की वजह से, तो बेटा ये भी सही है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। पार्ट बी, explain with the use of an equation how chlorine is used in purification of water। अच्छा भाई, आपसे कह रहे हैं आप एक्सप्लेन करें विद द यूज ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी बनानी है क्लोरीन की वाटर के साथ। स्टेट द रोल ऑफ द एक्टिव स्पीसीज प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, हमने जो रिएक्शन करवाया था इनऑर्गेनिक में ग्रुप 17 में क्लोरीन का वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, रिड्यूस भी हो रहा हो, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाता हूँ। जैसे Cl2 प्लस हमने इसको रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ, ये बनाएगा HClO प्लस HCl बेटा, ठीक है। अब आप चेक करें ज़रा, क्लोरीन पे चार्ज क्या है, ज़ीरो। एलिमेंट पे चार्ज हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। HClO में अगर मैं क्लोरीन पे चार्ज निकालूं तो आप कहेंगे -1, HCl में सॉरी +1 आएगा, ये हमारे पास आएगा +1। HClO में क्लोरीन पे चार्ज आएगा +1, ठीक है। HCl में बेटा क्लोरीन पे चार्ज आएगा माइनस। तो आपका जो क्लोरीन है वो 0 से +1 पे भी जा रहा है, 0 से -1 पे भी जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। और जो हमारे पास HClO होता है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है और वही बैक्टीरिया को किल करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि HClO is disinfectant and kills बैक्टीरिया बेटा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे द सोडियम हेलाइड in table 3.1 also show trends in chemical properties, identify the sodium halide that reacts with concentrated sulfuric acid to form H2S। अच्छा, हमने जो रिएक्शन करवाए थे बेटा ग्रुप 17 में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ये देखें बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाया था सोडियम क्लोराइड का तो उससे बना था HCl। हमने अगर रिएक्शन करवाया था ब्रोमाइड का, उससे बना था SO2। जब हमने रिएक्शन करवाया था सोडियम आयोडाइड का तो उससे बना था H2S बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये बातें ज़रा बेटा याद रखिएगा, ठीक है। ये पेपर में आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछता है, राइट। तो NaBr से SO2 गैस बनती है, NaI से बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। मतलब एक में आपके पास जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपके पास रिड्यूस होता रहता है बेटा, ठीक है।
क्योंकि रिड्यूसिंग पावर हैलोजन की टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है बेटा, और दूसरे को रिड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो इसने क्या पूछा, H2S। तो H2S की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहा बेटा आपका सोडियम आयोडाइड। चेक करें, सोडियम आयोडाइड यूज़ करते थे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द सोडियम हैलाइड that only undergoes a Bronsted-Lowry and acid base reaction with concentrated sulfuric acid। अच्छा जी, हमने जो एक रिएक्शन करवाया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने एक सोडियम क्लोराइड को हमने जब रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेटा, तो हुआ क्या था, वो ये हुआ था, एक हमारे पास बना था NaHSO4, एक बना था HCl। आपके पास सल्फर पे यहाँ पे चार्ज क्या है बेटा 6+, यहाँ पे चार्ज क्या है बेटा 6+, आपके पास सीएल पे चार्ज क्या है माइनस, यहाँ पे सीएल पे चार्ज क्या है माइनस। क्या आपका क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, नो। क्या रिड्यूस हुआ, नो। क्या आपका सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ, नो। क्या सल्फर रिड्यूस हुआ, नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन बेटा नहीं है, ये हमारे पास एज अ क्या कंसिडर किया जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा कि बताइए कौन सा हेलाइट था, तो हमारे पास ये वाला हेलाइट था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम ब्रोमाइड यूज करेंगे तो हम इस रिएक्शन को फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हम NaI के साथ रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हम लोग इसको भी रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। पार्ट 3 देखिए बेटा, A student add a few drops of silver nitrate to a solution with sodium bromide. State what is observed। ये आपने बेटा ओ लेवल्स में भी आपने ये किया होगा, आई नो कि ब्रोमाइड के जो बेटा पीपीटी होते हैं ना, वो येलो कलर, सॉरी क्रीम कलर के होते हैं, क्लोराइड के वाइट, ब्रोमाइड के क्रीम, आयोडाइड के येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ हम लोग ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे क्रीम प्रेसिपिटेट, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी। आयोडीन मोनोब्रोमाइड IBR is a dark red solid that melts near room temperature, ठीक है। IBR react with propene, the mechanism for this reaction is the same as mechanism for that of HBr with propene, ठीक है। आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ IBR। अच्छा भाई, आपको पता है कि IBR एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान जो बेटा फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा कौन कौन सी हैं, डाइपोल डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, और वेंडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, IBR की अगर हम बात करेंगे तो IBR में हमारे पास जो बेटा यहाँ जो आएगा, वो हमारे पास आएगा बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि वेंडरवॉल, और दूसरा आएगा बेटा परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल बेटा क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो इसमें आपका अल्लाह वाला करे जो आयोडीन है, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे बेटा तो पोलैरिटी में थोड़ा सा बेटा डिफरेंस आता है, ठीक है। यानी कि रेडियस जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होती है बेटा, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, सही है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे कि IBR will have induced dipole and परमानेंट डाइपोल, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब कह रहा है नेम द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ IBr विद प्रोपीन, IBr विद प्रोपीन। अच्छा, अल्कीन में जो रिएक्शन होते हैं बेटा वो सारे के सारे याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटा। इलेक्ट्रोफाइल पहले बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा जी, अब कह रहा है the reaction of IBr with propene forms two structural isomer. Draw the two structural isomer shown by these molecule. अच्छा जी, मैं आपको देखो यहाँ पहले बना के दिखाता हूँ। 1 2 3। ठीक है भाई, IBr है ना। एक तो बेटा हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि मैं Br को यहाँ लगा दूँ, मैं I को यहाँ लगा दूँ। ठीक है, बाकी पर सब पर ही मैं एडिशन के बाद का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, एडिशन के बाद। ठीक हो गया। कोई बच्चा अगर नहीं समझ रहे तो मैं दोबारा बना देता हूँ। भाई ये प्रोटीन है हमारे पास, CH2 CH CH3। हमने इसमें एडिशन रिएक्शन करवाया तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास बेटा क्या हो सकती है, 1 2 3। मैं Br को और I को बेटा मैं स्विच कर दूँ। सही है, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं इन्हीं को इन बॉक्सेस में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि 1 2 3 बेटा आपने एक पर लगा दिया Br, इधर लगा दिया I। इधर हमने I लगाया, इधर भी हमने I लगा दिया। अच्छा जी, अगर हम दूसरा बनाएं इसी का 1 2 3। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं सेकंड पर Br और फर्स्ट पर आयोडाइड। लाइक दिस। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर शोन बाय द मॉलिक्यूल इन D3। अच्छा, ये हमारे पास जो आ रहे हैं बेटा, हम लोगों ने क्या किया है, हमने सिर्फ पोजीशन देखो चेंज की है। जो हमने हेलोजन लगाए थे उनकी हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है। तो इस तरह के आइसोमर्स को बेटा हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। ठीक है। Explain why the two structural isomer do not form an equal amount। अच्छा, इक्वल अमाउंट का मतलब बेटा ये हो गया कि आपसे कह रहे हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी कितने परसेंट की होती है। देखो, एक होगी 20, एक होगी 80 बेटा। ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि आपके पास जो पहला जो कार्बन पे जो चार्ज आएगा, ठीक है, वो आपके पास बेटा आएगा सेकेंडरी कार्बन पे। इस पे बेटा प्लस का चार्ज आ जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, यानी कि आपके पास जो कार्बन बनेगा वो आपके पास बनेगा कार्बोकेटाइन। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड H। चेक करिएगा ज़रा। IBr है। ठीक है भाई, आपने पढ़ा होगा कि ये डबल बॉन्ड है, ये इस पर आके अटैक करेगा, इसको पुश करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आएगा सबसे पहला बेटा चार्ज, जो आपके पास बेटा आएगा वो बेटा इसी पर आएगा ना, यूं करके ब्रेक होगा ये, यानी कि इस पर आएगा पार्शल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शल पॉजिटिव। समझ आ गई। तो इसी वजह से आपके पास जो है सबसे पहला, अब कार्बन देखो कौन सा बनेगा इसमें, कार्बोकेटाइन। ये देखें ज़रा, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये चीज़। अब यहाँ पर जो मैंने कार्बन पे जो मैंने चार्ज लगाया है वो मैंने सेकंड कार्बन पे लगाया।
सेकेंड कार्बन में क्यों लगाया? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन बेटा। अगर यही चार्ज हमारे पास इस वाले कार्बन पे लगता तो ये हमारे पास कहलाता प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जबकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो बेटा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। याद रखिएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बेटा हमेशा स्टेबल होता है, ये बात बेटा याद रखिएगा। ठीक हो गया? तो इसी वजह से आपके पास जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पहले बनता है, तो आपके पास इनमें से जो मॉलिक्यूल होगा वो पहले बेटा वहाँ जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी एच जो है बेटा ज़्यादा होंगे। ठीक है, चल अब मैं इसको लिखता हूँ। हमने लिखा कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन is more stable and due to difference in electronegativity electronegativity the I partial positive bond with carbon and Br negative bond with alkyl chain which has more inductive इफेक्ट। ठीक हो गया? तो बस आपने बेटा से इतना याद रखना है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, ज़्यादा स्टेबल होता है देन प्राइमरी से, तो इसीलिए पहला जो अटैक होगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पर ही बेटा सबसे पहला अटैक होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा आई थिंक बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच इज फिगर 4.1 शोज। अच्छा जी, फिगर 4.1 शोज कंपाउंड J2M each of contain 4 carbon atoms। ठीक है, JKLM, जे में बेटा क्या आपको नजर आ रहा है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलें। टेबल 4.1 gives detail of test on J2M। in each test only 2 compound give a positive result। ठीक है, कंप्लीट टेबल 4.1। चलें इसको सॉल्व करते हैं 4.1 को, टेबल को। इसने कहा है कि इसने सबसे पहले एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाला, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। आपसे कह रहे हैं कि कौन कौन ऑक्सीडाइज होगा इसमें, तो सॉरी तो उसने बता दिया कि J&L किधर गया, जे, ये रहा जे और ये रहा एल। बिल्कुल बेटा, आपका जो OH है वो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल ना, कीटोन बन जाएगा। आपका जो जे है बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके। लेकिन K2Cr2O7 की जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो आएगी ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन, यहाँ लिख देता हूँ उसको दोबारा।
ऑरेंज टू ग्रीन। अच्छा जी, अब अल्कलाइन आयोडीन के साथ आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो किस किस के साथ देगा? अगर मैं यहाँ पर बेटा देखूँ तो यहाँ हमारे पास है CH3, मैं कहते हैं मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन तो अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट करता है, ठीक है। और उसकी ऑब्जर्वेशन भी आती है बेटा, आयोडीन की येलो पीपीटी देगा। और साथ में एक और कौन सा है, ये रहा बेटा। इधर भी अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास देखें बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे अल्कोहल जिसमें ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कॉर्नर पे बेटा OH हो और CH3 हो, वो हमें टेस्ट पॉजिटिव देगा। अगर यही वाला OH हमारे पास सपोज करो यहीं पर है, ठीक है, और इस चेन को अगर मैं आगे बेटा बढ़ा दूँ और बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जिसके कार्बन के एडिशन कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा तो वो ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देगा। अच्छा जी, तो हमारे पास कौन कौन आ गए? KLM तो नहीं देगा, और हमारे पास जो जे है, जे हमारे पास एल्डिहाइड है बेटा, नहीं, ये देगा हमें इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल देगा। जबकि ये कौन सा है, 1 2 3 4, ये ब्यूटानॉल है बेटा, ठीक है। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, प्लीज़ लेक्चर देख लीजिएगा। तो हमारे पास दो आ गए, K&L, K&L। अच्छा जी, अब आते हैं ऑरेंज पीपीटी दे रहा है J&K। अच्छा, ऑरेंज पीपीटी का जो टेस्ट है वो बेटा 2,4-DNPH का है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है 2,4-DNPH। अब इसने देखो बता दिया है ना J&K। हमारे पास ये रहा जे, ये रहा के, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है, कंफर्म हो गया कि रिएजेंट कौन सा यूज किया होगा, 2,4-DNPH, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। लास्ट सोडियम इसने डाला है बेटा, तो सोडियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन नहीं होता। तो आपके पास इसमें ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसको भी हटा दें, इससे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। इससे कैसे रिएक्शन होगा, ये जो आपका बेटा H है, H इसकी जगह पर आएगा सोडियम, ये हट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बेटा ये हट के लग जाएगा सोडियम, ठीक है। अच्छा जी, और M के साथ इधर ये हमें देगा एफरवेसेंस, ठीक है। यहाँ पर जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो गैस निकलेगी बेटा वो भी हाइड्रोजन निकलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम लोग जो ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं एफरवेसेंस। ओके, तो L&M और एफरवेसेंस। एफरवेसेंस, L&M, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट बी। आपसे कह रहा है कि रिएक्ट विद HCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN कैटालिस्ट फॉर्मिंग N, ठीक हो गया। कंप्लीट फिगर 4.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूड चार्जेस, डाइपोल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्ली एरोज एज अप्रोप्रिएट, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा, ये हमारे पास रिएक्शन है नाइट्राइल, ठीक है। ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये वाला, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, CN का मतलब नाइट्राइल, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो साइनाइड होता है बेटा, ये साइनाइड आपका एज आ कैटलिस्ट यूज होता है, एक यहाँ पे सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड वगैरह, ठीक है। अब आपने इसको बेटा इससे रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। होगा क्या बेटा, ये देखिए जरा, मैं यहाँ इसको कर्ली एरोज बना रहा हूँ, दिस वन, ये एरो इस तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चार्जेस आपको बनाने हैं, उसने कहा है
डाइपोल्स पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या, अब सी एन आके अटैच होगा कार्बन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो जाएगा कार्बन के साथ बेटा, जैसे लाइक दिस। इधर लग गया सी एन ऑक्सीजन, लोन पेयर आ गए, नेगेटिव हो गया ये, और ये पुराना था CH3 और ये पुराना था C2H5। ठीक है भाई, अब इस ऑक्सीजन को OH बनना है, तो मैं कह दूं ये H पे जाके अटैक करेगा, बिल्कुल, यानी कि इधर जो होगा H पॉजिटिव, ये उस पर अटैक करे। एरो आपके बेटा स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, एरो का ज़रा ख्याल रखिएगा प्लीज़, हमेशा कर्ली एरोस बनाने बेटा, और इसी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अच्छा भी, अब आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ विच एन इज मेंबर, एन इज मेंबर। अभी मैंने आपको नाम बताया कि इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं, जिसमें साइनाइड ग्रुप हो, CNO, नाइट्राइल उसको बोलते हैं। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, जिसमें OH ग्रुप। अच्छा, अब कह रहा है एन हैज़ अ कायरल सेंटर, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब होता है ऐसा कार्बन के जिसके चारों बॉन्ड्स पर डिफरेंट एटम्स अटैच हों बेटा, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ठीक है, यानी कि द कार्बन विच attached to 4 different ग्रुप्स। सही है, ये कार्बन है, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड्स बेटा आप अलग अलग कर दो, इधर H लगा दो, इधर Br लगा दो, इधर CH3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, इधर आप जो है अमोनिया लगा दो। डिफरेंट कर दिया मैंने सारा, तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कायरल कार्बन। ठीक है, अभी आपसे देखो कह रहे हैं ना कि कायरल कार्बन है, आप चेक करें इसको, देखें डिफरेंट है, ये वाला देखें डिफरेंट है, ये वाले भी देखें डिफरेंट है, ये वाले भी देखें डिफरेंट है, चारों डिफरेंट हो गए बेटा। आई होप आपको बेटा आज के पेपर से फ़ायदा हुआ होगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हाजिर होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास बेटा फ्रेश वीडियोस आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।